Good evening aspirants. Welcome to Coachup IAS e-learning platform. My name is मनीष शुक्ला और आज मैं आपका एथिक्स वाला मॉड्यूल कंटिन्यू करूंगा। तो एथिक्स वाले मॉड्यूल में जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, देख लेते हैं मैंने क्या पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको वहां पे नेचर ऑफ वैल्यूज के बारे में बताया था। मूल्यों की प्रकृति, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि वैल्यूज यूनिवर्सल भी हो सकती हैं, सार्वभौमिक भी हो सकती हैं और वैल्यूज टाइम, प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी होती रहती हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया था कि टाइम के साथ देखिए कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं, प्लेस के साथ कैसे चेंज होती हैं और सिचुएशन के साथ कैसे चेंज होती हैं। इसमें बहुत सारे हमने एग्जांपल्स लिए थे और उसके हिसाब से हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने ये देखा था कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, वो बदलती नहीं हैं और वो इसलिए नहीं बदलती हैं क्योंकि उन वैल्यूज ने सभी को बेनिफिट पहुंचाया हुआ होता है। क्योंकि उन्होंने सबको बेनिफिट पहुंचाया हुआ होता है इसलिए सब कोई उसको इंपॉर्टेंस देता है और सबके द्वारा वो मान्य होती हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल वैल्यूज बन जाती हैं। ये चीजें हमने देख ली थी। जिसने ये मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जाके पहले लास्ट लेक्चर देखे, एक कॉन्टिन्यूम में पढ़े, एक चेन में पढ़े, तब उसको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप लोग जो कोई भी ये लेक्चर देख रहा है तो इसके पहले जितने भी एथिक्स के लेक्चर हैं वो जाके हमारे YouTube के चैनल पे उन सब को आप देख लीजिए, फिर ये लेक्चर देखिए तो आपको बेहतर समझ आएगा। अब हम आज का जो लेक्चर है उसमें उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जिन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे वो पहला टॉपिक आपका रहेगा नेचर ऑफ वैल्यूज, मूल्यों की प्रकृति, ठीक है। अब मूल्यों की प्रकृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए दो टाइप के लोग हैं, एक है एब्सोल्यूटिस्ट और एक है रिलेटिविस्ट। इनके दोनों के अपने अपने विचार हैं मूल्यों की नेचर या मूल्यों की प्रकृति के बारे में। जो एब्सोल्यूटिस्ट है वो कहते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। टाइम, प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूल्य या वैल्यूज बदलते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट। इनके अकॉर्डिंग नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी प्लेस हो और कोई भी सिचुएशन हो, नो मैटर व्हाट, जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इन लोगों को हम एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं या परमवादी बोलते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझें। जैसे कि बात करें हम कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट की बात करें। ठीक। अब कैपिटल पनिशमेंट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम अजमल कसाब का केस यहां पे लेते हैं। सब लोग जानते होंगे अजमल कसाब के बारे में, ड्रेडेड टेररिस्ट था। या याकूब मेनन की बात कर लें, इन दोनों को फांसी की सजा दी गई। तो जब इनको फांसी की सजा दी गई तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे जैसे शशि थरूर, उन लोगों ने क्या बोला कि भले ही ये अजमल कसाब ने कितने भी लोगों को मुंबई में मारा हो, उससे नहीं मतलब है। अगर हमारा मूल्य ये है कि हम किसी को भी उसकी डेथ नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, किसी की भी लाइफ नहीं छीन सकते, जीवन हमारे लिए मूल्य है, तो नो मैटर व्हाट, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो याकूब मेनन हो, चाहे वो मनिंदर सिंह कोहली हो, कोई भी हो,
आप किसी को भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट उसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं? इन लोगों को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट। इनके अनुसार मूल्य या वैल्यूज परिस्थिति, प्लेस और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। क्लियर? इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा। शशि थरूर के अकॉर्डिंग अजमल कसाब को फांसी देना गलत है, याकूब मेनन को फांसी देना गलत है, मनिंदर सिंह कोहली को फांसी देना गलत है, निर्भया जो रेप केस हुआ उसमें जो गैंग रेप जिन लोगों ने किया उनको फांसी देना गलत है। ठीक है, तो चाहे जितना भी ड्रेडेड क्राइम हो, ठीक, चाहे उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जितना भी बड़ा क्राइम किया हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए लाइफ वैल्यू है और इसलिए आप वो हमेशा कैपिटल पनिशमेंट का विरोध करते हैं, मृत्युदंड का विरोध करते हैं। तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट। इनके लिए मूल्य का नेचर कैसा है, वैल्यूज का नेचर कैसा है, वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है। एक दूसरे एग्जांपल के थे उसको समझे, एबॉर्शन। तो आयरलैंड का केस है, वहां पे एक सविता नाम की एक इंडियन लेडी थी, प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर्स ने डायग्नोज करके बताया कि अगर एबॉर्ट नहीं किया गया तो ये लेडी बचेंगी नहीं। ठीक है, ये उनका डायग्नोसिस आया। बट आयरलैंड में क्या था, वहां की वैल्यू या मूल्य क्या था कि एबॉर्शन जो है वो अनइथिकल है, रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। तो सविता के केस में क्या हुआ कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, चाहे सविता मर भी जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आयरलैंड में एबॉर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली ये हुआ कि इनको एबॉर्शन की इजाजत, परमिशन नहीं दी गई आयरलैंड में और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आयरलैंड में क्या कहते थे कि हमारी वैल्यू या मूल्य क्या है, एबॉर्शन इज इलीगल, एबॉर्शन इज अनएथिकल, एबॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों को आप क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूटिस्ट, परमवादी। इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज की नेचर क्या होती है, वो चेंज नहीं होती है, चाहे कैसा भी टाइम हो, चाहे जो भी प्लेस हो और चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मूल्य बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लोग होते हैं एब्सोल्यूटिस्ट और इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज में टाइम, प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम दूसरी पक्ष की बात करेंगे, रिलेटिविस्ट की बात करेंगे, सापेक्षवादी जिनको बोलते हैं। सापेक्षवादी कहते हैं कि कोई भी वैल्यू, कोई भी मूल्य यूनिवर्सल या सार्वभौमिक नहीं हो सकता। नो वैल्यू इज यूनिवर्सल, कोई भी वैल्यू सार्वभौमिक नहीं है। इनके अकॉर्डिंग, जो रिलेटिविस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, संदर्भ आधारित है सब कुछ, कोई भी मूल्य सार्वभौमिक नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लें, हम ट्रुथ की बात करें, हम सच की बात करें, सत्य की बात करें, तो सत्य क्या यूनिवर्सल वैल्यू है क्या? नहीं, यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है। रिलेटिविस्ट कहेंगे, अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे रिलेटिविस्ट। जैसे मान लीजिए एक दंगे की सिचुएशन है, रायट हो रहा है कहीं पे, और एक व्यक्ति हाथ में स्वॉर्ड लेकर, तलवार लेकर एक दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए चेज कर रहा है, उसको दौड़ा रहा है, ये व्यक्ति भाग रहा है, ये चौराहा है आपका। ठीक है, इस चौराहे पे आप खड़े हैं। ठीक, ये व्यक्ति भागता हुआ यहां तक पहुंचा और उसके बाद इसने यहां से ऐसे टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया। इसके पीछे पीछे जो व्यक्ति इसको दौड़ा रहा था मारने के लिए, वो पहुंचा और उसने आपसे पूछा कि जिसको मैं दौड़ा रहा था वो इस चौराहा से उसने राइट टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, या सीधे गया है। तो आप क्या करेंगे एज ए डिसीजन मेकर? क्या ट्रूथ या सत्य आपके लिए वहां पे मूल्य होगा? क्या आप उसको बता देंगे कि उसने यहां से राइट टर्न लिया है?
अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जाके इनको पकड़ लेगा और इनको मार डालेगा। तो क्या इस सिचुएशन में ट्रुथ आपके लिए वैल्यू होगी? नहीं। कोई भी एथिकल व्यक्ति है वो या तो इनको बोलेगा मुझे नहीं पता कि अगला आदमी कहां गया, या तो इनको मिसगाइड कर देगा, बोलेगा वो लेफ्ट गया है। ठीक है। तो रिलेटिविस्ट जो होते हैं, सापेक्षवादी है जो होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हर मूल्य संदर्भ आधारित है। यहां पे संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी लाइफ को छीनने के लिए उसका पता पूछ रहा है। तो अगर आप उसको सत्य की वैल्यू अपहोल्ड करेंगे, सत्य बता देंगे, तो यह अनएथिकल होगा। ठीक है। तो सापेक्षवादियों का यह मत है। रिलेटिविस्ट कहते हैं कि कोई भी वैल्यू यूनिवर्सल नहीं, हर वैल्यू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है, संदर्भ आधारित होती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा इस स्लाइड में? हमने देखा कि वैल्यूज का नेचर कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट होता है, वो बदलता नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि नो वैल्यू इज यूनिवर्सल, एवरी वैल्यू इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेचर ऑफ वैल्यूज को ही कुछ अलग दूसरे डायमेंशन से देखते हैं। तो इस स्लाइड को आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। इस स्लाइड पे भी हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ वैल्यूज या मूल्यों की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ वैल्यूज किस आधार पर? बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। वैल्यू क्या होता है? जिस किसी भी चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हो, महत्व देते हो, वो आपके लिए वैल्यू या मूल्य हो जाता है। तो आप किस चीज को कितना महत्व देते हो, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, उस हिसाब से मूल्यों की प्रकृति को या नेचर ऑफ वैल्यूज को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक। एक होगा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज और दूसरा है आपका इंट्रिंसिक वैल्यूज। क्लियर? तो आप किसी भी चीज को कितनी इंपॉर्टेंस अटैच करते हो, जो इंपॉर्टेंस की डिग्री है वो क्या है, उस आधार पर जो वैल्यूज का नेचर है वो दो प्रकार से हो सकता है। कुछ वैल्यूज इंस्ट्रूमेंटल हो सकती हैं और कुछ वैल्यूज किसी के लिए इंट्रिंसिक हो सकती हैं। कुछ सहायक या साधक मूल्य हो सकते हैं और कुछ इंट्रिंसिक या अंतर्भूत मूल्य हो सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू? तो देखिए, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो कि आपके लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट काम करती हैं। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप इनको इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं अटैच करते हो क्योंकि उनसे डायरेक्ट आपका कुछ लेना देना है। आप किसी चीज को इसलिए इंपॉर्टेंस अटैच करते हो क्योंकि उस चीज को आप इंपॉर्टेंस अटैच करके कोई दूसरी चीज अचीव करना चाहते हो। दूसरे शब्दों में समझें तो दीज आर द वैल्यूज विच एक्ट्स लाइक ए मीन्स टू एन एंड। मीन्स टू एन एंड। टू एन एंड। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, आज के दौर में शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा आपके लिए मूल्य कब बनेगा? जब आप इसको इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आप शिक्षा को इंपॉर्टेंस देते हो तो इसका मतलब क्या है? शिक्षा आपके लिए मूल्य है। अब आप शिक्षा को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, जो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस है, वो डिसाइड करेगा कि शिक्षा आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है या एजुकेशन या शिक्षा आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्लियर?
अगर आप शिक्षा को, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस इसलिए देते हो क्योंकि अगर आप एजुकेट हो जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी से आपको क्या मिल जाएगा? सैलरी या पैसा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपने अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस किस चीज को दी है? मनी को। आप पैसे को महत्व दे रहे हैं, पैसा आपके लिए वैल्यू है, बट इस पैसे को अचीव करने के लिए आपको एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ा। क्लियर? तो एजुकेशन यहां पे क्या है? ये मींस है, एंड क्या है? मनी। ठीक है? तो एजुकेशन आपके लिए क्या होगी? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होगी, सहायक मूल्य है। किस में सहायता करता है? आपको पैसे एक्वायर करने में सहायता करता है ये। ठीक है? तो एजुकेशन नाउअडेज हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। ठीक है? ये एक सहायक वैल्यू बन चुकी है, जहां पे आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते हो कि आपको एजुकेशन को खुद में एजुकेशन आपको वैल्यूएबल लगता है। आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस इसलिए देते हो क्योंकि आपको पैसा एक्वायर करना है, आपको जॉब लेनी है, जॉब से सैलरी पानी है, और वो सब कब होगा? जब आप अच्छी एजुकेशन पाओगे। ठीक है? तो एजुकेशन को वैल्यू आप इसलिए देते हो, इसलिए एजुकेशन आपके लिए क्या है? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा वाला पार्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, अंतर्भूत। These values are an end in itself. इसमें क्या था? These are means to an end. इंट्रिंसिक में These are end in itself. जैसे हम बात करें इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, तो किसी एक कंजर्वेशनिस्ट के लिए वो पर्यावरण को कंजर्व क्यों करना चाहता है? पर्यावरण को बचाना क्यों चाहता है? दो अलग अलग लोगों के लिए जो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वो अलग हो सकती है, और इस हिसाब से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन किसी के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? जैसे हम बात करें दिल्ली की। अब दिल्ली में आपने देखा होगा वायु प्रदूषण बहुत है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा पराली की केस में, और जो व्हीकल्स का वेहिकुलर जो डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत हो जाता है। तो आप इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में एटमॉस्फेयर या वायुमंडल को कंजर्व इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर वायुमंडल कंजर्व होगा मतलब आप कम प्रदूषण करेंगे, तो हवा में, एयर में पार्टिकुलेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होंगे, हवा में प्रदूषण कम होगा, और आप अल्टीमेटली क्या पाएंगे? आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। आप गंदी हवा इनहेल नहीं करेंगे, पीएम आपके अंदर कम जाएगा, पॉल्यूटेंट्स आपके अंदर कम जाएंगे। तो आपने बसें चलाना, कार चलाना, मेट्रो चलाना किस लिए कम किया? इसलिए कम किया कि आप इन्वायरमेंट को बहुत लगाव है आपको? नहीं, आपने इसलिए कम किया कि आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन आपके लिए कौन सी वैल्यू है? आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, सहायक वैल्यू है। क्योंकि इन्वायरमेंट कंजर्व करके आप करना क्या अल्टीमेटली चाहते हो? अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हो। तो उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसा व्यू पॉइंट रखते हैं उसके लिए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो गया। अब किसी हम इन्वायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट से बात करें जिनका पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है, उनके पास केवल एकमात्र लक्ष्य है पर्यावरण की रक्षा करना, तो ये क्या कहेंगे? इनके लिए इन्वायरमेंट कंजर्व करना किस लिए? दीज आर एन एंड इन इटसेल्फ। आप पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं किस लिए? पर्यावरण के लिए। दैट्स इट। इसलिए नहीं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, वो में भी होगी, बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आप पर्यावरण को इसलिए सुरक्षित नहीं कर रहे हैं
कि आपका उससे हेल्थ अच्छा हो जाए, मोटिव वो नहीं है। मोटिव है इन्वायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर द सेक ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर? तो उस केस में आपके लिए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है आप किसी भी चीज को क्या डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस देते हैं, उस चीज पे डिसाइड करता है कि कोई वैल्यू आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल होगी या इंट्रिंसिक होगी, सहायक होगी या अंतर्भूत मूल्य होगी। ठीक है? तो हमने इस चीज को, नेचर ऑफ वैल्यूज को इस व्यू पॉइंट से भी देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। टॉपिक है आपका वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, मूल्य संघर्ष। ठीक है? आप याद करिए, हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 वो क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मॉरल्स। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हैं और हमारा टॉपिक है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स या मूल्य संघर्ष। तो मूल्य संघर्ष को हम किन किन सब टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य संघर्ष क्या है, व्हाट इट इज, किसको हम मूल्य संघर्ष कहते हैं। ठीक? फिर जो नेक्स्ट सब टॉपिक होगा हमारा, वो हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि सोसाइटी में अलग अलग जो टाइप्स के वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या हैं। ठीक? उदाहरण के थ्रू उसको समझेंगे। जो तीसरा टॉपिक है वो बात करता है इनएविटेबिलिटी, अपरिहार्यता। क्या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होना गारंटेड है, इनएविटेबल है? क्या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होगा ही? मूल्य संघर्ष क्या अवसंभावी है, क्या अपरिहार्य है? इस पे चर्चा करेंगे हम। जो अगला सब टॉपिक है वो है पोटेंशियल निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, संभावित नकारात्मक परिणाम। इसमें हम देखेंगे कि क्या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो क्या हमेशा उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही आएंगे। इसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल, संभावित। तो हम वहां पे चर्चा करेंगे कि हर वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट से निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट नहीं होते हैं अगर कुछ चीजों का पालन किया जाए। ठीक है? तो इस चीज को हम भी देखेंगे कि अगर क्या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते ही हैं। ठीक? अगर नहीं होते हैं तो उसके क्या कारण है। फिर जो अगला टॉपिक होगा हमारा, वहां पे हम देखेंगे हाउ टू मैनेज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, मूल्य संघर्ष को कैसे प्रबंधित करें। अगर मूल्य संघर्ष या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है, होगा ही, तो उस स्थिति में हम ये कैसे इंश्योर करें कि इस चीज का कोई निगेटिव फॉल आउट ना हो, इसका कोई निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, नकारात्मक परिणाम ना हो। ठीक है? तो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट जो आपका टॉपिक है उसको हम इन 5 सब टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक? तो सबसे पहला, व्हाट इज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, मूल्य संघर्ष क्या है। It is a situation where one value comes in conflict with other value। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक मूल्य दूसरे मूल्य के साथ संघर्ष की स्थिति में आ जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वन सेट ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का एक समूह मूल्यों के दूसरे समूह के साथ, अनदर सेट ऑफ वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। ठीक है? तो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इज ए सिचुएशन वेयर वन वैल्यू कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ अनदर वैल्यू और वन सेट ऑफ वैल्यूज कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ अनदर सेट ऑफ वैल्यूज। क्लियर? एक एग्जांपल या उदाहरण के थ्रू देखेंगे हम।
मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म। वैल्यू क्या है, जिसको भी आप इंपॉर्टेंस देंगे, महत्व देंगे, वो आपके लिए मूल्य हो जाएगा। तो आप अपने फैमिली का एग्जांपल लीजिए। फैमिली में आप अगर यंग हैं, यूथ की स्टेज में हैं, तो आप किस चीज को वैल्यू देते होंगे? मॉडर्निटी को, टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस देते होंगे, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सोसाइटी, ठीक है। और वहीं आपके जो ग्रैंडफादर होंगे, वो ग्रैंडफादर किस चीज को इंपॉर्टेंस देते होंगे आपके घर में? ट्रेडिशन को। वो बोलते होंगे पेटीएम मत रखो बेटा, एंड टाइम पे धोखा दे जाएगा, कैश रखो अपने पास, कैश सबसे सिक्योर है, ठीक है। तो जहां पे आप पेटीएम को इंपॉर्टेंस देते हैं, वहीं पे आपके ग्रैंडफादर कैश को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हो गया ना वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। आप किसी एक चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आपके ग्रैंडफादर किसी दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और दोनों क्या है? कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स या मूल्य संघर्ष, ठीक है। अब हम इसको, जो दूसरा सब टॉपिक था, डिफरेंट वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी जो सोसाइटी में हैं, उनको देखेंगे। तो स्लाइड को आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। टॉपिक है आपका वेरियस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी, समाज में व्याप्त अनेक मूल्य संघर्ष, ठीक है। कौन कौन से वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी सोसाइटी में है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, राजनीतिक मूल्य संघर्ष, ठीक है। तो इस चीज को देखें, डेमोक्रेसी और मोनार्की। एक तरफ है आपका डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ आपका मोनार्की, ठीक है। इंडिया में बात करें, भारत में बात करें या यूएस में बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दोनों जगह क्या है? डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना। इसका मतलब हमने किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया? हमने डेमोक्रेसी को इंपॉर्टेंस दिया। तो हमारे लिए वैल्यू क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। वहीं पे अगर हम सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहां पे लोग किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं? किस चीज को महत्व देते हैं? मोनार्की को। उनके अकॉर्डिंग जो रूलर है वो जो रूलर है आपका, ठीक है, वो हेरिडिटरी होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बट हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ इलेक्ट करते हैं ना, जनता इलेक्ट करती है कि रूलर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये दो वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट में है कि नहीं। एक कहती है कि जो रूलर है उसको जनता इलेक्ट करे, लोग उसको चुने, चुनाव के थ्रू हमारा रूलर बनना चाहिए, डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ एक सिस्टम है जो बोलता है रूलर हेरिडिटरी होना चाहिए, राजा का बेटा राजा बनना चाहिए, शासक का बेटा शासक बनना चाहिए। तो ये दो पॉलिटिकल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। और एग्जांपल से इसको देखें, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम और पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। अभी कोरोना केस को ही ले लेते हैं हम। तो कोरोना केस पे लॉकडाउन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, अगर इस चीज पे डिसीजन लेना है तो एक तरीका तो ये है कि मोदी जी बैठें पीएमओ में और अकेले डिसीजन ले लें, या अपने कुछ जो आसपास के लोग हैं, पीयूष गोयल और इन लोगों को, ठीक है, अमित शाह और पीयूष गोयल, इनको लेके डिसाइड कर दें कि लॉकडाउन 5.0 बढ़ाया जाता है अगले 2 वीक्स के लिए। तो एक तो गवर्नेंस में, शासन में निर्णय लेने का ये तरीका है
सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, केंद्रीकृत सिस्टम है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है, पार्टिसिपेटिव। उसमें क्या करें, मोदी जी कोई भी डिसीजन लेने से पहले जितने भी राज्यों के अलग अलग सीएम्स हैं उन सब से डिस्कशन करें, जनता से उसके सुझाव मांगे, पब्लिक से उसकी रिकमेंडेशंस मांगे और हर राज्य के मुख्यमंत्री से बात करें। उसके बाद डिसाइड करें कि लॉकडाउन बढ़ाना है, उसका नेचर क्या होगा, उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी। तो देखिए यहां पे क्या हो गया, कन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल वैल्यूज हैं कि नहीं। शासन में आप कैसे डिसीजन लेंगे, एक तो है सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग और दूसरी तरफ पार्टिसिपेटिव सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये यहां पे वैल्यू कन्फ्लिक्ट है। क्लियर। फिर अगला एग्जांपल हम लें, यूनिटरी एकल और फेडरल संघवाद, यूनिटरी वर्सेस फेडरल। ठीक है, तो आप जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे, एक होता है यूनिटरी या एकल और एक होता है फेडरल या संघवाद। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि आपकी केवल एक सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यही ऑल पावरफुल सरकार होती है। ठीक है, ये यूनिटरी सिस्टम है, जैसे आपका ब्रिटेन हुआ, यूके। और दूसरी तरफ एक सिस्टम क्या होता है, फेडरल या संघवाद। इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान जो होता है, वो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगी, राज्य सरकारें भी होंगी। और संविधान ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगी और उनका अनुपालन कराएगी, और राज्य सरकारें किन किन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएंगी और उनका अनुपालन करेंगी। तो इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है कि नहीं, एक तरफ मोदी जी भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और दूसरी तरफ आपके सीएम्स भी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, ममता बनर्जी हैं। नेशनल सिक्योरिटी का अगर कोई कंसर्न हुआ, राज्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का, तो उसमें मोदी जी देखते हैं। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट्स काम करती हैं। तो एक तरफ ये सिस्टम है फेडरल सिस्टम, संघवाद, और दूसरी तरफ यूनिटरी सिस्टम। तो दो पॉलिटिकल सिस्टम्स का, दो पॉलिटिकल वैल्यूज का यहां पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, संघर्ष दिखाई देता है। ठीक है, फिर बात करें हम आगे, लिबरल पॉलिटिकल वैल्यू और कंजर्वेटिव पॉलिटिकल वैल्यू। लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव। उदारवादी बनाम रूढ़िवादी। ठीक है, तो जो लिबरल पॉलिटिकल वैल्यू होती है उसमें कहा जाता है कि जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है, उस प्रेजेंट सिस्टम में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हमको रिफॉर्म करना है, और रिफॉर्म करते हुए साइंस एंड रीजन को मानते हुए हमको प्रोग्रेसिव बनना है, आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो वो हुआ लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव, ये कहते हैं जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो फुल प्रूफ है, अच्छा है, और इसी को हमको कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल दूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे यूएस की बात करें तो यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी है आपकी, डेमोक्रेट्स हैं एक तरफ, ओबामा की पार्टी वो लिबरल हैं, दूसरी तरफ रिपब्लिकन की बात करें वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं। ये बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ये बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर इंडिया के स्तर पे बात करें हम, ठीक है, लेमन टर्म्स में, तो हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, और कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की पार्टी है। क्लियर, तो ये पॉलिटिकल वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि मूल्य संघर्ष क्या होता है, फिर हमने पॉलिटिकल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स को भी देखा अलग अलग एग्जाम्पल से। ठीक है, अब आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा
सोशल वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स, और उन सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आप लोग तब तक के लिए एक काम करते जाइए, जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उन सब को फिर से एक बार रिवाइज करिए और साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से दोनों मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, तो मेरे साथ साथ आप इन स्लाइड्स को पॉज कर करके इनके नोट्स अपनी कॉपी में बनाते जाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।